एक आंख का बदला एक आंख, एक लात का बदला एक लात, और एक घूंसे का बदला एक घूंसा। एक बॉडी का जिस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है उतनी ही उस पर फोर्स लग रही है। क्या ये फोर्स कैंसिल हो जाएंगे? एक 10 न्यूटन इधर, एक 10 न्यूटन इधर, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अब अगर कोई आपसे पूछे कि फोर्स की दिशा क्या होगी, फोर्स की दिशा क्या होगी, मैक्सिमम लोग बोलते हैं मोमेंटम की डायरेक्शन। हेलो 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 एवरीवन, तो मैं हितेश शर्मा आपके एनएसईपी के लिए जो सेकंड लेक्चर है, सेकंड चैप्टर है, उसका लेक्चर नंबर 1 लेकर आ रहा हूं। लेक्चर जिस टॉपिक का उसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और एनएसईपी बैच है और शिवेंदु सर और मैं इस बैच की लॉन्चिंग में आए थे, तो आपको मेरे बारे में शायद थोड़ा बहुत पता हो, ठीक है। इट्स बीन मोर देन 15 ईयर्स आई एम टीचिंग फिजिक्स, और लगभग 500 आईआईटीएंस इन 15 सालों में मैं पढ़ा चुका हूँ। और क्या बताऊँ, रैंक 2 से लेकर रैंक 10 के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भाग्यशाली रहा हूँ, पढ़ाने का मौका मिला है। और इसी के साथ जो अच्छे बच्चे हैं उनका जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो कैसे टॉप नॉच लेवल तक ले जाया जा सकता है, वो उसका आइडिया मुझे है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए आज की क्लास के क्या टारगेट होंगे उन पर ध्यान देते हैं। हम PYQs देखेंगे एनएसईपी के। एनएसईपी में जनरली आसान क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बहुत मुश्किल से आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, उसका जो नेक्स्ट लेवल होता है INPHO, उसमें थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, IIT एडवांस लेवल तक के आते हैं। फिर ऑब्वियसली इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड होता है IPHO, उसमें काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम INPHO टाइप के भी करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट उसके भी PYQs हम लेकर आएंगे, PYQs ऑफ INPHO, PYQs ऑफ IIT, JEE मेंस एज वेल एज एडवांस, मेंस प्लस एडवांस्ड। और तो और हम क्या करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी सिचुएशंस, ट्रिकी सिचुएशंस देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी होंगे थ्योरी के, थ्योरी भी होगी इन शॉर्ट, ठीक है। बहुत डिटेल्ड महाभारत टाइप का आपको वर्णन नहीं मिलेगा। हाँ, थ्योरी होगी, उतनी ही थ्योरी होगी जितनी इरोडोव में आपको मिलती है, उतनी ही थ्योरी होगी जितनी कहें पाथ फाइंडर में आपको मिलती है, ठीक है। क्योंकि उतनी थ्योरी से दुनिया भर के सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। उस कंसेप्ट को, उस छोटी सी बात को समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूटन साहब ने जब ये चैप्टर बनाया, या कहें ये जो लॉज दिए, इनसे पहले बहुत सारे हर सिचुएशन के लिए नए नए टाइप के लॉज थे। तो न्यूटन साहब ने इन सारे लॉज को जोड़ के, सब मोशंस को जोड़ के, सब कुछ समेट के 3 लॉज दिए। और वो 3 लॉ आपके मेरे चलने को, किसी भी चीज को धक्का मारने को, कार चलने को, मून अर्थ के अराउंड घूमता है, अर्थ सन के अराउंड घूमती है, सन गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड घूमता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन सभी मोशंस को वो 3 लॉज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो बस हम उन 3 लॉज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, state of motion, you need something which is called force is required, ठीक है। पहला लॉ ये है कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए आपको फोर्स चाहिए। आपको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली बताता है स्टेट ऑफ मोशन। इसको हम और भी शब्दों में बोल सकते हैं। इसी लॉ को अगर मैं बोलूं, फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन फोर्स इज रिक्वायर्ड,
इसी को अगर क्वांटिटेटिवली कहें तो सेकंड लॉ यहां जनरेट होता है। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट, एफ एक्सटर्नल। बहुत बहुत ध्यान से समझना इस लॉ को, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ इस चैप्टर का। एफ एक्सटर्नल ऑन अ बॉडी is equal to rate of change of linear momentum of that body, dp by dt of that body, of that body। एक बॉडी का जिस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है उतनी ही उस पर फोर्स लग रही है। अगर किसी बॉडी का आप मोमेंटम बहुत तेजी से बदल देते हो तो उस पर ज्यादा फोर्स लगी होगी, और उसका उल्टा भी ट्रू है। ठीक है, दिस इज सेकेंड लॉ। तो अगर यहां से हम बात करें, इससे इससे और थोड़ी सी हम कंक्लूजन निकालेंगे। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन। इस लॉ को कई गलत तरीके से यूज, ऐसे ही डे टू डे लाइफ में हम यूज कर लेते हैं, अजीब सी लाइन बोल देते हैं। ठीक है, तूने मेरे एक झापड़ मारा तो मैं भी एक झापड़ मारूंगा। ठीक है, एक आंख का बदला एक आंख, एक लात का बदला एक लात, और एक घूंसे का बदला एक घूंसा। ऐसा न्यूटन साहब ने कुछ नहीं बोला था। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन का जो मतलब है, ठीक है, कई बार वॉर में यूज हो जाता है। ठीक है, कि तुमने मेरे ऊपर मिसाइल फेंकी तो उसका रिएक्शन है मैं भी फेंकूंगा। ठीक है, तो ये बड़ी गलत तरीके से हम इस लॉ को यूज कर लेते हैं। तो लॉ क्या है? लॉ है फोर्स ऑन ए बाय बी, फोर्स ऑन ए बाय बी इज नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी बाय ए। ठीक है, ये लॉ है। तो ये तीन लॉ हैं जो इस चैप्टर को समेट लेते हैं। समझ रहे हो? मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है। ठीक है, इतना ही है, इतना ही न्यूटन साहब ने दिया था, इतना ही सबको आता है। पर इस इतने में जब हम डूबेंगे तो पता लगेगा ये कितना है। ठीक है, तो गहराई में उतरना पड़ेगा। हर एक एक स्टेटमेंट अपने आप में सागर है। तो समझते हैं इन स्टेटमेंट्स को। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं और फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। ओके, इस स्टेटमेंट से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इस स्टेटमेंट से हम कंक्लूड कर सकते हैं फोर्सेस अकर्स इन पेयर, फोर्सेस अकर्स इन पेयर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस इन यूनिवर्स मस्ट बी इवन, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस इन यूनिवर्स मस्ट बी इवन। संसार में कुल मिलाकर जो फोर्सेस की संख्या होगी वो इवन होगी, पक्की बात है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस पर? इनको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। दीज टू फोर्सेस आर कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। ओके, एक्शन रिएक्शन पेयर acts on two different bodies। ए आर पेयर बोला करूंगा मैं, अदर्शन रीजन मत समझ लेना। एक्शन रिएक्शन पेयर acts on two different bodies, two different bodies, different bodies। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। लोगों को लगता है इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब एक्शन रिएक्शन। ना 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 ना। मैंने 10 न्यूटन की फोर्स इस वाली दीवार पे लगाई और 10 न्यूटन की फोर्स इस वाली दीवार पे लगाई, दोनों दीवारों पे 10 10 न्यूटन लगा रहा हूं मैं। क्या ये फोर्स कैंसिल हो जाएंगी? क्या ये फोर्स कैंसिल हो जाएंगी? एक 10 न्यूटन इधर, एक 10 न्यूटन इधर, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, बट दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन सेम बॉडी, सो दे नीड नॉट टू कैंसिल। ठीक है, तो अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अलग अलग बॉडीज पर लग रही हैं, दे नीड नॉट टू कैंसिल, दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर।
हाँ कैंसिल कर सकती है, अगर आप एक सिस्टम में ही दोनों ए और बी को अगर आप एक सिस्टम में ले लो तब वो इंटरनल फोर्स हो जाती है, या कह दो कैंसिल कर देती है। ठीक है, तो और गहराइयों में उतरेंगे। सेकंड स्टेटमेंट को हम और कंक्लूड करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी हमारी? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एफ एक्सटर्नल ऑन सिस्टम इज rate of change of linear momentum of system of system। इससे हम बहुत बहुत सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। पहली चीज कंक्लूड करने लायक है दैट एफ इज स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। स्लोप दो तरीके से हो सकता है, स्लोप दो तरीके से हो सकता है। एक है स्लोप ऑफ स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू इंस्टेंसेस, बिटवीन टू इंस्टेंसेस। इसी को बोल सकते हैं स्लोप फॉर एन इंटरवल, फॉर एन इंटरवल। ठीक है, इसी चीज को ये भी बोलते हैं, ये भी इसका नाम है। और स्लोप ऑफ अ सीकेंट, सीकेंट का स्लोप भी यही होता है। ठीक है, ये कैसे आएगा? एफ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब अगर कोई आपसे पूछे कि फोर्स की दिशा क्या होगी, फोर्स की दिशा क्या होगी, मैक्सिमम लोग बोलते हैं मोमेंटम की डायरेक्शन में ना। फोर्स इज अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू चेंज इन मोमेंटम। सो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। इसको बोलते हैं एवरेज, इंस्टेंटेनियस एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट। एफ एट एन इंस्टेंट, एट कोई भी इंस्टेंट टी नॉट बोल दो, इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ऑब्वियसली एट टी नॉट। ठीक है, एट टी नॉट। ओके, गॉट इट। इसका उल्टा कर दें तो डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से 0 से t, यहां से p इनिशियल, ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती हैं। 0 टाइम पर जो मोमेंटम है उसको इनिशियल मोमेंटम बोल देते हैं, t टाइम पर जो मोमेंटम है उसको फाइनल मोमेंटम बोल देते हैं। तो आपको मिला फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, विच इज नथिंग बट एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ये कुछ बातें हमने लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानी। ठीक है, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट एंड इन स्टेटमेंट का कंक्लूजन। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम एक टर्म आएगी जिस पर हम सबसे ज्यादा कंक्लूड करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम, व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। एफ नेट क्या है? एफ नेट इज बेसिकली समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अगर ये जीरो हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। किसी एक बॉडी की बात कर रहे हैं, किसी एक बॉडी की बात कर रहे हैं, इसको भी कंक्लूड कर सकते हैं। किसी एक बॉडी की बात कर रहे हैं जिसका मास कांस्टेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम तभी बोलें जब हमारा मास कांस्टेंट है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है। m इज टेकन एज कांस्टेंट, मैं मास को कांस्टेंट लेके चल रहा हूं। ठीक है, ये कहां से आई बात देखते हैं। अगेन f क्या था? f था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं बार बार तीसरी बार हर पेज पर यही बात लिख रहा हूं क्योंकि यही बात इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज दिस। मोमेंटम पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मोमेंटम अगर नहीं पता तो mv। मोमेंटम इज बेसिकली कलेक्टिव मोशन, बेसिकली कलेक्टिव मोशन। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, अगर मैं ये पूछूं कि दोस्तों आप
तेज चीज से अपने आप को हिट करवाना चाहोगे या हल्की चीज से, सॉरी हल्की नहीं, तेज चीज से या धीरे चलती चीज से? तो आपके मन में शायद आंसर आ रहा हो कि धीरे चल की चीज से अगर मैं हिट करता हूं तो मुझे कम चोट लगेगी। ठीक है, तो फिर मैं बोलूंगा 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेन आ रही थी और 100 मीटर पर सेकंड से हवा चल रही थी, तो किससे हिट करना चाहोगे? ऑब्वियसली हवा से। क्या हुआ, तेज हल्की से आपको पता नहीं लग रहा। अब फिर मैं स्पीड छोड़कर मास की बात करता हूं। ठीक है, या पहले हमने मास की बात की थी, अब हम स्पीड की बात करते हैं। मान लो कोई चीज तेज चल रही है। ठीक है, अगेन मैं एग्जांपल रीइटरेट कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि वेदर यू वांट टू कोलाइड योरसेल्फ विद हैवी ऑब्जेक्ट और विद लाइट ऑब्जेक्ट, और फास्ट अलग है, फास्ट और स्लो। ठीक है, तो आप इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि आप इसमें से कौन सा चूज करेंगे, इसमें से कौन सा चूज करेंगे, या सिर्फ कोई भी एक चूज करके आप चला सकते हैं काम? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं हैवी और लाइट में से, ठीक है, तो अभी हमने बोला था कि आप हैवी चूज करना चाहेंगे या लाइट। ठीक है, तो मान लेते हैं आप कहते हैं मैं तो लाइट चूज करना चाहूंगा। ठीक है, तो फिर मैं बोलता हूँ एक गोली आ रही है, बुलेट, और एक आ रहा है क्या, एक हाथी। ठीक है, तो हाथी बहुत ही भारी है मगर बहुत धीरे चल रहा है, लगभग ना के बराबर। ठीक है, आप उससे हिट करना चाहेंगे, या एक बुलेट आ रही है वो हल्की है मगर बहुत तेज चल रही है? कंफ्यूजन हो जाएगा। सेम, आप फास्ट चीज से हिट करना चाहेंगे या स्लो से? फिर आपका मन करेगा मैं तो स्लो से हिट करना चाहूंगा। फिर मैं बोलूंगा भाई ट्रेन की स्पीड कम होती है, मगर अगर उससे आप हिट हो जाओगे तो राम नाम सत्य है आपका। तो मुझे मास, ये है मास, और ये है स्पीड या कहें वेलोसिटी, इन दोनों का कलेक्टिव चीज है जो मुझे बताती है कि टोटल मोशन क्या है, और उसी को मोमेंटम बोलते हैं। ठीक, उसी को मोमेंटम बोलते हैं। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है dm/dt v प्लस m/dv/dt इज एफ एक्सटर्नल। ये स्टेटमेंट को अगर मैं बोलूं मास मेरा जीरो है, m इज कांस्टेंट, सॉरी m इज कांस्टेंट, तो dm/dt हो जाएगा जीरो, और जैसे ही dm/dt आप जीरो बोलते हो आप कंक्लूड करते हो क्या, कि भाई एफ एक्सटर्नल इज ma। ठीक है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मैं बोलता हूं नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सलेशन जीरो होगा, और जैसे ही अगर कोई बोला जाए एक वेक्टर जीरो है, एफ नेट क्या आएगा, एफ नेट समेशन एफ एक्स, सबके एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप प्लस सबके वाई कॉम्पोनेंट प्लस सबके जेड कॉम्पोनेंट का सम, ये आने वाला है। तो अगर ये फोर्स जीरो है तो मैं बोल सकता हूं सबके एक्स कंपोनेंट का सम भी जीरो है, सबके वाई कंपोनेंट का सम भी जीरो है, सबके जेड कंपोनेंट का सम भी जीरो है। क्या आप ये सारी बातें समझ पा रहे हैं? ठीक, ओके, तो ये है इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इक्विलिब्रियम पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक रस्सी है ऐसे करके टंगी हुई है ए और बी पॉइंट से। ठीक है, दोनों जगह एंगल थीटा है। आपको बताना है फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट एंड एट द कॉर्नर, टेंशन एट मिड पॉइंट एंड एट द कॉर्नर। दोस्तों हम बहुत 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 एलिमेंट्री बेसिक्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, टेंशन कैसे लगती है आपको आना चाहिए।
ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो भी मैं एक स्टेटमेंट जरूर दे दूंगा जिससे काम हो जाएगा। ठीक है, टेंशन इज अ फोर्स बाय रोप, इट एक्ट्स along the rope, along the rope। ठीक है, एक लाइट रोप में जनरली टेंशन, जनरली इट्स अ स्टेटमेंट, जनरल नॉट एब्सोल्यूट, लाइट रोप में जनरली टेंशन सेम होती है। ठीक है, और हैवी रोप में जनरली टेंशन अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये हैवी रोप है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में अगर मैं देखूं तो अगेन यहाँ एक टेंशन लग रही होगी, यहाँ एक टेंशन लग रही होगी। इसको टी भी बोल सकते हैं, इसको टी ए बोल सकते हैं। ये एंगल इधर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और यहां देखें तो ये एंगल थीटा होगा। एज स्ट्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम, स्ट्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्ट्रिंग का मास भी है। ठीक है, मास ऑफ स्ट्रिंग m ले लेते हैं, m इज मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर मैं बोलूं एज स्ट्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम, तो समेशन एफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समेशन एफ एक्स करके देखें जरा, उसका कंपोनेंट टी बी कॉस थीटा माइनस टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा बराबर है, तो यहां से हमें मिला टी ए इज टी बी, दोनों बराबर हैं टेंशन। एंगल बराबर होने की वजह से दोनों जगह टेंशन बराबर है। अगर ये एंगल डिफरेंट होते तो टेंशन भी डिफरेंट होती। सही बात है। अब दोनों की वैल्यूज समेशन एफ वाई से निकाली जा सकती है। समेशन एफ वाई भी 0 होना चाहिए। वाई दिशा में क्या फोर्सेज है, वाई दिशा में इसका कंपोनेंट करोगे तो आएगा टी ए कॉस थीटा, दूसरी जगह आ गया था टी ए साइन थीटा बचा। यहां भी टी बी के कंपोनेंट करोगे तो टी बी साइन थीटा, मतलब 2 टाइम्स टी। टी ए टी बी बराबर है, तो टी ए साइन थीटा और टी बी साइन थीटा दोनों बराबर हो चुके हैं। मेरे एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे, अदरवाइज ऐसा लगेगा मैं कुछ और बोल के चला गया। तो 2t साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। टी की वैल्यू आ गई, टी एट कॉर्नर, टी एट कॉर्नर इज टी ए इज इक्वल टू टी बी, विच इज एम जी बाय 2 साइन थीटा। ओके, व्हाट अबाउट टेंशन एट मिड पॉइंट, व्हाट अबाउट टेंशन एट दिस पॉइंट। इस बिंदु पर टेंशन कैसे निकाली जाए। इस बिंदु पर टेंशन निकालने का एक ही तरीका है, आधे पोर्शन का एफबीडी बनाया जाए, आधे पोर्शन का एफबीडी बनाया जाए। ठीक है, यहां टेंशन लग रही है, कौन लगा रहा है, ये टी डैश बोल दो। ऑन इस पोर्शन को हम नाम दे रहे हैं 1, इस पोर्शन को नाम दे रहे हैं 2, ऑन 1 बाय 2। और यहां एक फोर्स लग रही है टी, ये तो हमें पता ही है कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। और कोई फोर्स होगी इस आधे पोर्शन पर, नहीं जी होगी नालायक, एक और फोर्स होगी जो है वेट। इसका कितना वेट होगा, m बाय 2, आधी रस्सी है तो आधा वेट। और जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा हाउ मच। टी, हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लिख रहे हैं बस, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन एफ एक्स 0 किया तो हमें मिला इधर से टी डैश माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। टी डैश की वैल्यू आ गई है, टी कॉस थीटा डाला तो टी डैश इज इक्वल टू कॉस थीटा यहां रखा, एम जी बाय 2 कॉट थीटा, एम जी कॉट थीटा बाय 2। टी की वैल्यू रखो, यू विल गेट दिस आंसर, एम जी बाय 2 कॉट थीटा। ये आ गया टेंशन एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट की टेंशन भी आ गई। सही दोस्तों, तो टेंशन एट मिड पॉइंट भी आ गई, टेंशन एट कॉर्नर्स भी आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को और एक्सटेंड भी किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को और एक्सटेंड भी
किया जा सकता है। जैसे कि एक पाथ फाइंडर करके बुक है, अच्छी बुक है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन से, उसमें से एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूं मैं। यहां से एक रस्सी बंधी थी और रस्सी एक स्ट्रिंग पर से जाती है, ऐसे करके निकल जाती है, ठीक है। कुछ रस्सी की पूरी लेंथ दे रखी है और ये लेंथ भी हमें पता है, ठीक है, ओके। जैसे कि मान लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टोटल लेंथ इज L0, लेंथ हैंगिंग इज L, ठीक है। ये जो लेंथ हैंग कर रही है ये L है और पूरी रस्सी की लेंथ L0 थी, कुछ इस टाइप का हमें दे रखा है, ठीक है। अब बस आपको टेंशन बतानी है अलग अलग बिंदुओं पर, तो यहां पर टेंशन निकाल सकते हैं, वही टेंशन यहां पर भी होगी, सेम टी। सडनली रस्सी में टेंशन नहीं बदल सकती, ये बहुत ही पास पास दो बिंदु हैं, ठीक है। ये कुछ एंगल है, सेम सेम लॉजिक आप लगाएंगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करें और मुझे बताएं क्या आप इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज के लिए आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन भी ले आऊंगा, ठीक है। चलिए अब कुछ और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक बड़ी ही सरल सिचुएशन लेते हैं, मगर अच्छी सिचुएशन है। एक L लेंथ से टंगा हुआ एक मास, लाइट रोप है, L लेंथ से टंगा हुआ एक मास है, ठीक है। मुझे इस मास को इस स्थिति में रखना है, थीटा एंगल पर इक्विलिब्रियम में रखना है, मिनिमम फोर्स लगा के, ठीक है। फाइंड मिनिमम फोर्स, फाइंड मिनिमम फोर्स with which we can keep the mass m at equilibrium, at equilibrium, ठीक है दोस्तों। धीरे 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 हम लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है आपको आसान लगने लगे, ठीक है, पर इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे तो इस क्वेश्चन का असली लेवल पता लगेगा, ठीक है। जब मैं सॉल्व करता हूं तो क्वेश्चन हो सकता है आपको आसान लगे, मगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो अभी भी समय है, इस वीडियो को यहीं रोकें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएं, तो इस क्वेश्चन का असली जो लेवल है वो आपको पता लगेगा। तो मास m एट इक्विलिब्रियम एट एंगल थीटा विद वर्टिकल, ठीक है। इस जगह हमें इस मास को रोके रखना है, ठीक है। तो मेन जो पॉइंट है इसका, क्वेश्चन का मेन जो पॉइंट है वो है इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन force is to be applied, is to be applied for it to be minimum, for it to be minimum। फोर्स को मिनिमम होने के लिए किस दिशा में लगाऊं मैं, कंफ्यूजन तो बस इतना है। तो यहां पर एक है टेंशन, एक है mg, और तीसरी फोर्स मुझे नहीं पता किधर लग रही है, मुझे नहीं पता किधर लग रही है, बस मुझे ये पता है कि मैं उसको मिनिमम चाहता हूं और इक्विलिब्रियम है, ठीक है।
दो फोर्सेस मुझे पता है। और ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की, फैमिली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन क्या है, मजेदार सॉल्यूशन, ऑसम सॉल्यूशन। एक वेक्टर मुझे पूरा पता है, पूरा मतलब उसकी दिशा और उसका मैग्नीट्यूड दोनों पता है। एक वेक्टर की सिर्फ मुझे दिशा पता है, दिशा वो कैसा है, वो ऐसा है, इस लाइन में है, एरो ऊपर की ओर है, इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, बस ये पता है टेंशन इस दिशा में है एट एन एंगल थीटा। तीसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर यहां से शुरू होगा, एरो कुछ ऐसा होगा, और बस मुझे वो मिनिमम चाहिए। सोच के देखो क्या ये मिनिमम है, इस लाइन पर मुझे यहां से मिनिमम लेंथ का एरो बनाना है, तो सोच के देखो क्या करूं, सोच के देखो, बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूं। सर जी कुछ नहीं करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो पिंक एरो इज नॉट मिनिमम, दिस इज मिनिमम लेंथ एरो, और यही फोर्स है मिनिमम फोर्स। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन बचा ही नहीं। यहां से अगर मैं देखूं मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये थीटा है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज नथिंग बट हाउ मच, एफ मिनिमम बाय एम जी। एफ मिनिमम की वैल्यू आ गई एम जी साइन थीटा, ठीक है, एफ मिनिमम की वैल्यू आ गई एम जी साइन थीटा। ओके, बहुत सारे लोगों का आंसर एम जी टेन थीटा आता है, और जो लोग सही एम जी साइन थीटा निकालते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से निकालते हैं। एक कॉम्प्लेक्स मेथड भी बता देता हूं उसका, तबाही मचा देते हैं वो। एफ एक्स एफ वाई, ठीक है, एफ एक्स से एक इक्वेशन बनी, एफ वाई से एक इक्वेशन बनी, ठीक है, और एफ नेट निकालते हैं, फिर उसका मिनिमा निकालते हैं। एफ एक्स से एक इक्वेशन बनी, एफ वाई से एक इक्वेशन बनी, एफ एक्स एफ वाई से एफ निकालते हैं, और फिर उसका मिनिमा निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत ही भयंकर मेथड है वो, ठीक है, मैथ्स बहुत लग जाती है, जबकि कॉमन सेंस से करें तो बहुत सिंपल, एम जी साइन थीटा। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की बात करते हैं। देन कुछ एनएसईपी में बेसिक लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन से बेसिक क्वेश्चंस भी कुछ आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को थोड़ा नीचे खिसका लिया जाए तो सीक्वेंस में रहेंगी चीजें। देखते हैं, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, इफ फोर। ओके दोस्तों, तो एक क्वेश्चन देखते हैं एनएसईपी का, क्वेश्चन 2019 का आया हुआ है, आसान क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। जो फोर्स है बॉडी पर जो लग रही है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। अब फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है एम ए या एम डी वी बाई डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। और फिर मांगा रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और टाइम में। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो मतलब ए वी का रिलेशन दे रखा है और वी टी का मांगा है, तो काइनेमेटिक्स का भी क्वेश्चन माना जा सकता है। तो कुछ नहीं, एम वी टी का रिलेशन चाहिए, तो डी वी बाई डी टी, वी इधर ले आए और डी वी इक्वल टू नहीं, प्रोपोर्शनल रखते हैं, कांस्टेंट हमें पता नहीं है और चाहिए भी नहीं। तो यहां से मुझे दिख रहा है वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी, v square is proportional to t to the power 1, so kinetic energy is proportional to
काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर विच इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछे। ठीक है, और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो एनएसईपी में आए हुए हैं, उन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। चलिए, तो 2022 का आया हुआ एक क्वेश्चन है, इसको बहुत बहुत ध्यान से देखें। As shown in figure, a block of mass m is projected from a wall with velocity 2v naught. इस ब्लॉक को आपने 2v naught वेलोसिटी से फेंक दिया on a rough surface with constant sliding friction to hit the wall B with velocity v naught. ये इस वॉल को वेलोसिटी v naught से हिट करता है। ठीक है, with what velocity the same mass should be projected to hit the wall B with same velocity v naught if the surface is now moving upward with an acceleration of 4g. ठीक है, तो कहां अंतर आएगा, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी भूमिका हम बांध लेते हैं। जब ये प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, दो सिचुएशन, प्लेटफॉर्म ऊपर की ओर एक्सेलरेट नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म वाज 0, और ये ब्लॉक इधर जा रहा था, वेलोसिटी इधर थी। नॉर्मल और mg दोनों बराबर हुआ करते थे और फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा था, ऑब्वियसली काइनेटिक था। ठीक है, तो यहां इक्वेशन बन रही थी नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू 0, और फ्रिक्शन की वैल्यू आप सीधे सीधे म्यू के एन लिख सकते हैं, जिसकी वजह से रिटार्डेशन आ रहा था एम ए। ओके, हाँ, इसको वर्क वाले मेथड से भी किया जा सकता है, पर अभी हम एनएलएम कर रहे हैं तो एनएलएम वाले मेथड से करेंगे। ओके, तो यहां पर mg रखेंगे तो a की वैल्यू दिख रही है जस्ट नथिंग बट म्यू के जी। ठीक है, इस दिशा में। अब सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन है प्लेटफॉर्म ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, प्लेटफॉर्म ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 4g से। ठीक है, चेक कर लें, बिल्कुल सही बात है, 4g से। तो नॉर्मल और mg इस बार बराबर नहीं होंगे, इस बार इक्वेशन लिखी जाएगी नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू m इंटू 4a, सॉरी 4g। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई 5 mg, और एक्सेलरेशन फ्रिक्शन फिर से पीछे की ओर लगेगा, एक्सेलरेशन फ्रिक्शन की वजह से पीछे की ओर आएगा, और फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू के एन, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, जिसकी वैल्यू आएगी 5 म्यू के एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो इस बार ए डैश बोल देते हैं उसको, ए डैश जो है वो 5 टाइम्स म्यू के जी है। ठीक है, 5 टाइम्स म्यू के जी है। इस वाली सिचुएशन में जिस वेलोसिटी से फेंका था उस वेलोसिटी को 2v नॉट बोल रहे थे, और यहां जाते जाते v नॉट होता है। ठीक है, तो किस वेलोसिटी से फेंका जाए, वापस से वेलोसिटी v नॉट ही रहे। तो अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पर है फाइनल वेलोसिटी कितनी चाहिए, v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 2v नॉट का स्क्वायर माइनस 2 म्यू के जी इंटू डी। सही बात है, ये एक इक्वेशन होगी। यहां आपका आंसर लाना है तो v फाइनल वेलोसिटी तो यही चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है माइनस 2 इंटू 5 म्यू के जी इंटू डी। ना म्यू के ना डी, इसको आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, तो म्यू के डी की वैल्यू या इस पार्ट की वैल्यू पुट करनी है बस आपको। तो बस इस पार्ट की वैल्यू यहाँ से निकाल के वहाँ पुट कर रहे हैं, और क्या मिल रहा है यहाँ से, ये है 2 का स्क्वायर 4 3, तो 5 को अगर हटा दें तो 3 बचेगा, तो हमें मिल रहा है वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और माइनस अलग 5, ये वैल्यू इसको उधर ले गए 3 वी नॉट स्क्वायर।
और सॉल्व किया तो 5 या 15 और एक 16, u इक्वल टू 4v0 आ गया। ठीक है, रूट वूट तो इतना कर ही लेंगे। तो हमारा आंसर आ रहा है 4v0 विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ आप क्या कर सकते हैं, इसमें नीचे यहाँ छुपा के, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है, दिख रहा हो तो आंसर है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर यहाँ मैंने छुपा के आपको दे रखे हैं, हल्का हल्का से दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, शायद नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ आंसर दे रखे हैं और इन आंसर्स को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए जाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम एक नई टाइप की सिचुएशन पे, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। इस चैप्टर को बांटें तो बहुत बहुत सारे हिस्सों में बांटा जा सकता है। कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन क्या है, जैसे कि अगर मैं बोलूं एक ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन का पहला डब्बा अगर 100 किलोमीटर चला तो दूसरा डब्बा भी 100 किलोमीटर ही चलेगा। इनफैक्ट ट्रेन का हर डब्बा 100 किलोमीटर चलेगा, अदरवाइज ट्रेन की लंबाई कम या ज़्यादा हो चुकी होगी। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस भरी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डब्बों का मोशन इंडिपेंडेंट नहीं है, डब्बों का मोशन एक दूसरे पर निर्भर कर रहा था। ठीक है, इनफैक्ट बराबर था। ठीक है, पर दो इंडिपेंडेंट कार, आपकी कार मेरी कार 100 किलोमीटर चले, आपकी कार कितना भी चल सकती है, सो दे आर फ्री। उनके मोशन को फ्री मोशन और अनकंस्ट्रेंड मोशन। और जहां मोशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, एक का मोशन कुछ वैल्यू रखता हो तो दूसरे की मोशन उस वैल्यू पर निर्भर करके आए, उसको कंस्ट्रेंड मोशन बोलते हैं। ठीक है, सो कंस्ट्रेंड मोशन इज नथिंग बट व्हेन मोशन ऑफ वन बॉडी is dependent on motion of other body। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेन्ड मोशन। ठीक बात है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेन्ड मोशन। अब कंस्ट्रेन्ड मोशन कई टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, हम मेजरली 3 टाइप के कंस्ट्रेन्ड मोशन देखेंगे। एक रोप, स्ट्रिंग, ब्लॉक, हर का कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, दूसरा रॉड, तीसरा surfaces in contact, इन 3 टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन को हम समझेंगे और इनको डिटेल में जानेंगे, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, बहुत ही मजेदार। ठीक, तो स्ट्रिंग ब्लॉक से चालू करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग ब्लॉक से चालू करते हैं। स्ट्रिंग ब्लॉक में जो आपको अजम्पशंस लेनी है वो है, पहला है स्ट्रिंग ब्लॉक कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, स्ट्रिंग ब्लॉक में स्ट्रिंग इज ऑलवेज टाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, टाइट, इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, और जो मेथड हम लगाएंगे वो जनरली वो किनके लिए वैलिड होगा, जहां पर टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम है। ठीक है, ओके, ठीक, हाँ ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रेंट उनमें नहीं लिखा जा सकता, जहां टेंशन बदल रही हो वहां भी कंस्ट्रेंट लिखा जा सकता है, उसका अलग तरीका होगा। ठीक है, वैसा भी 1-2 एग्जाम्पल हम करेंगे। ओके, बट हाँ, स्ट्रिंग इज ऑलवेज टाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। जो मेथड हम सीख रहे हैं उसका नाम है वर्चुअल वर्क डन मेथड। इस मेथड के लिए हम बोलते हैं इज वैलिड और इज यूजफुल। वैलिड तो नहीं, इज यूजफुल बोलना चाहिए। ठीक है, इज वैलिड भी और यूजफुल
when t is same throughout the string. T is same throughout the string. T is same throughout the string. Throughout the string. जब पूरी रस्सी में टेंशन सेम है तभी ये मेथड यूजफुल होता है, अदरवाइज ये मेथड यूजफुल आपके लिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जानते हैं इस मेथड को क्या है। ओके दोस्तों, तो ये जो स्ट्रिंग ब्लॉक वाला मेथड है इसको हम और डिटेल में जानते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं वर्चुअल वर्क क्या होता है। स्ट्रिंग अगर टाइट है, स्ट्रिंग अगर टाइट है तो बोथ एंड्स ऑफ स्ट्रिंग will move equal भी क्या, along the string की बात हो रही है, along the string। ठीक है, and t on both end will be equal and opposite, ठीक है, ये बात समझने वाली है। सबसे पहले तो यही समझते हैं टेंशन लगती कैसे। ठीक है, टेंशन ऑन रोप is along rope, away from it। किसी भी ऑब्जेक्ट पर देखोगे टेंशन ऑन ऑब्जेक्ट एक ही सेम, इज अलोंग रोप अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो टेंशन लगाने का ये तरीका है। ठीक है, तो फिर से एक रस्सी के 2 पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसको खिसकाया मैंने dx से इधर, तो पक्की बात है ये भी dx से इसी दिशा में खिसक जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर अवे फ्रॉम रस्सी, इस पॉइंट पर अवे फ्रॉम रस्सी। अगर मैं बोलूं ये वर्क और ये वर्क ऐड करें तो टोटल वर्क कितना है, इसका वर्क आएगा पॉजिटिव, इसका आएगा नेगेटिव, टोटल वर्क डन 0 है। रस्सी का टोटल वर्क डन 0 है, t डॉट dx का सम 0 आने वाला है। क्या रस्सी हमेशा सीधी रहेगी, टेढ़ी नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती। और वो जो ऊपर वाली लाइन है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, वो हमेशा वैलिड रहेंगी। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, मान लेते हैं 2 पॉइंट को इस बार नीचे किया तो 1 पॉइंट ऊपर जाएगा बाय सेम अमाउंट dx। ये मैं केसेस ले रहा हूं, इसको हर सिचुएशन में आप मान सकते हैं। इधर टेंशन t, इधर भी टेंशन t, इधर वर्क नेगेटिव, इधर वर्क पॉजिटिव, समेशन 0। क्या रस्सी हमेशा ऐसी ही होगी? नहीं, रस्सी कैसी भी हो सकती है। मान लेते हैं ग्लास ट्यूब है, क्या है? ग्लास ट्यूब, टेढ़ी मेढ़ी ग्लास ट्यूब है, ऐसे कर। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक रस्सी डाली जिसको टाइट रखा गया है। ठीक है, अब अगर इस रस्सी को मैं यहां से dx खींचता हूं तो पक्की बात है ये इस दिशा में, रस्सी की दिशा में dx या ट्यूब की दिशा में dx अंदर की ओर जाएगी। फिर से अगर टेंशन की बात करूं तो इस पॉइंट पर टेंशन इधर है और इस पॉइंट पर टेंशन इधर है। ये TDX और ये TDX मिलकर 0 दे देंगे। तो रस्सी की शेप कैसी हो? बस रस्सी इनएक्सटेंसिबल, यहाँ जो हमने बातें लिखी। ठीक है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए और टेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेथड यूजफुल होता है। ओके दोस्तों, ओके, तो हम रस्सी पर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट्स पर लगाएंगे और इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लॉक बी मूव्स टू द राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट। ब्लॉक बी जो है वो v नॉट वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है।
और आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए रिलेटिव टू बी। ध्यान से क्या बताना है सोचकर आंसर देंगे। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। इस रस्सी की अगर मैं टेंशन टी मान लूं तो इस ब्लॉक पर लगने वाली टेंशन है टी और यहां से 2t। तो ब्लॉक पर लग रही है 3t और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर है या वेलोसिटी आगे की ओर है। ठीक है, इस पर क्या लग रही है, इस पर लग रही है 2t। इसकी वेलोसिटी कहीं मान लो इधर मान लेते हैं va। ठीक है, तो हमने शुरुआत तो ऐसे की थी कि t डॉट एक्स जीरो, इनफैक्ट हम t डॉट वी का समेशन भी जीरो कर सकते हैं और हम t डॉट ए का समेशन भी जीरो कर सकते हैं। इसको जनरली हम यूज नहीं करते, हम इससे और t डॉट एक्स से काम चला लेते हैं। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चंस में हम इसको भी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। तो इस बार हम t डॉट वी का समेशन कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट उसी पर लगने वाली टेंशन। देखें इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं 3t इस दिशा में और v उस दिशा में, 3t इधर और v इधर, और इस पर बात करें तो 2t इधर और va भी इधर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर हमें क्या मिलेगा, इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा -3tv0, इसका आएगा +2tva इक्वल टू 0। va की वैल्यू आ रही है हाउ मच, va इज 3v/2, 3v/2। और आप देखते ही आंसर कोई ना कोई मार्क कर दोगे, जल्दीबाजी नहीं। मांगा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, va माइनस वीबी, va माइनस वीबी। वेलोसिटी ऑफ ए इज 3v/2 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विच इज v, या v0 बोल सकते हो। आंसर आएगा v0/2। किधर पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव मतलब इस दिशा में टुवर्ड्स बी, v0/b टुवर्ड्स लेफ्ट, नहीं v0/v/2 टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, एनएससीपी के टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, हाँ मगर कंस्ट्रेंट से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए कंस्ट्रेंट पर धीरे धीरे थोड़ा सा पकड़ मजबूत करते हुए एक और अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन ये बोलता है इन द फिगर द पुली P मूव्स टू द राइट विद अ कांस्टेंट स्पीड u। ये जो पुली है ना, ये कांस्टेंट स्पीड u से आगे की ओर जा रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि द डाउनवर्ड स्पीड ऑफ a इज va, a की डाउनवर्ड स्पीड va है, एंड द स्पीड ऑफ b टू द राइट इज vb। इसकी स्पीड vb है, राइट की तरफ, दिखा नहीं रखा बोला है मगर। तो हमें u va vb में रिलेशन निकालना है। तो फिर से मैं बोलूंगा तीन ऑब्जेक्ट है हमारे, तीनों पर टेंशन दिखाओ t vb, u इस पर टेंशन दोनों दिशाओं में अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और u इस पर, और तीनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, t ऊपर va नीचे, डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, आंसर जो भी आए मार्क करेंगे। चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट क्या दे रहा है, ये दे रहा है प्लस TVB। प्लस क्यों दे रहा है, क्योंकि एंगल 0 है। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ तो कुछ नहीं मिलेगा, ये डॉट प्रोडक्ट देगा, क्या देगा ये -TU। इसका डॉट प्रोडक्ट -TVA इक्वल टू 0। सॉल्व किया और सॉल्व करने पर t गायब हुआ, VB इक्वल टू U प्लस VA। हा VB इक्वल टू U प्लस VA। बिल्कुल सरल क्वेश्चन, आसान, एक लाइन का क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 लाइन का, आंसर 1 लाइन का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं। आइए चलें बिना समय बर्बाद किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बड़ी ही सुंदर प्रॉब्लम है कंस्ट्रेंट मोशन की। इसमें आपको रिलेशन बिटवीन देयर वेलोसिटीज निकालनी है। ए की वेलोसिटी दे रखी है, बी की वेलोसिटी दे रखी है, सी की वेलोसिटी भी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ सी भी निकालनी है। मेन काम ही है कि वेलोसिटी ऑफ सी निकाल के आप देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सी निकालते हैं। सबसे पहले फिर से लगने वाली फोर्सेस, ए पर इस रस्सी की टेंशन को अगर मैं टी बोल दूं तो ए पर लगने वाली टेंशन 2t है। ठीक है, ए का एफ बी डी क्या, सिर्फ हम टेंशन दिखाएंगे 2t, और ये 1 वेलोसिटी। बी का एफ सबसे ट्रिकी, बी का एफ है। बी पर कितनी टेंशन लग रही है, इसी मूवमेंट पर वीडियो पॉज करें और बी पर बताएं कितनी टेंशन लग रही है। टी, 2t, 3t, 4t, हाउ मेनी टी एंड व्हाट डायरेक्शन बी पर लग रही हैं। ठीक है, बी का डायग्राम थोड़ा सा सुंदर बना देता हूं मैं, जिससे कि आपको सहूलियत हो। बी से दो पुल्ली अटैच्ड है एक्चुअली, एक ये और एक ये, और एक रस्सी डायरेक्टली बी पर आ रही है। एक रस्सी डायरेक्टली बी पर ही आ रही है, तो ये रस्सी तो बी पर पहुंच गई, ये लग गई टेंशन। एक रस्सी यहां से भी जा रही है, तो ये वाली टेंशन भी बी पर लग रही है। ठीक है, यहां से भी पुली लगा रही है, और यहां से भी एक टेंशन लग रही है। ठीक है, ऐसे। ओके, सो दिस इज द होल डायग्राम ऑफ टेंशन फॉर बी। एक्चुअल में मोशन की दिशा में या वेलोसिटी की दिशा में कितनी टेंशन है, ये दो टेंशन है, बाकी तो सब परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दो टेंशन है जिनकी डॉट प्रोडक्ट 3 से आएगी। और सी की बात करें, सी भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। सी का मोशन नीचे होगा, मगर ये जो मोशन है विद रिस्पेक्ट टू बी है। इमेजिन करें, क्या बी रुका हुआ है, मान लेते हैं मेरा हाथ ये नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, मगर मैं भी आगे चल रहा हूं, तो क्या हाथ आगे गया? बिल्कुल। कितना आगे गया? जितना मैं आगे गया। किस वेलोसिटी से आगे गया? जिस वेलोसिटी से मैं गया। तो यहां वेलोसिटी ऑफ बी जो कि 3 है, ये भी जुड़ेगी, और नीचे तो सिर्फ रेस्पेक्ट रिलेटिव टू बी, अगर कोई यहाँ पे बैठ जाए तो उसको सी नीचे जाता हुआ दिखेगा। ग्राउंड से तो सी आगे जा रहा है और नीचे जा रहा है, ग्राउंड से तो ये टोटल वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सी कैसे आएगी? वेलोसिटी ऑफ सी आएगी वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी करके। ठीक है, वेक्टोरियली ये हमें निकालनी है, तो पता ही है 3 है। ठीक है, तो चलिए डॉट प्रोडक्ट किया जाए। ऑपोजिट दिशा तो -2, इस बार टी भी गायब कर देते हैं, सीधे डायरेक्ट लिखते हैं 2 × 1 विद ए माइनस साइन। 2t एंड 3 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो +6, और ऊपर t नीचे VCB तो -VCB। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, यहां से वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी आ रहा है हाउ मच? वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी आ रहा है 4। आंसर मैक्सिमम जनता फिर 4 लगा देगी और फिर से गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ सी। वेलोसिटी ऑफ सी है 4 नीचे की ओर और 3 आगे की ओर, तो वेलोसिटी ऑफ सी है 5। ठीक है, एंगल भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ग्रेजुअली हम कंस्ट्रेंट मोशन में इस टाइप के क्वेश्चन और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और रस्सियों से जुड़ा हुआ कंस्ट्रेंट मोशन। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए बी एंड पुली P1 आर शोन। पुली P1 आर शोन इन द फिगर। P1 की वेलोसिटी तो नहीं दिख रही मुझे, P2 की दिख रही है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, ये P2 है, वेलोसिटी ऑफ पुली P1 एंड ब्लॉक सी। ठीक है, ओके। सबसे पहले इस रस्सी से कंस्ट्रेंट लिखते हैं। ठीक है, इस रस्सी से जुड़े हुए 3, ये और ये, ए
बी और P1। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा ये हुआ 20, ये हुआ 10 और 2t, कुल मिलाकर 2t, और इसकी वेलोसिटी किधर माने, किधर भी मान लो, ऊपर की ओर मान लो। वैसे किधर जाएगा, नीचे ही जाएगा ये। ठीक है, नीचे की ओर मान लेते हैं, VP1 नेगेटिव कम आएगा। मुझे कैसे पता, मुझे कैसे पता, देखेंगे। ठीक, अभी आते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर VP1 की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये टेंशन, ये टेंशन, ये 2t इस पर, और जल्दी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं फिर से। ऑपोजिट दिशा तो माइनस, सेम दिशा तो प्लस, सेम दिशा फिर से प्लस, 2 इंटू VP1 इक्वल टू 0। VP1 की वैल्यू, VP1 की आ रही है 20 माइनस 10/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आ गई तो मेरी अजम्पशन सही थी। ठीक है, अब इस पर आते हैं, इस पुली की बात करते हैं। डायरेक्ट भी लगा सकते थे, मगर मैं एडवाइस करूंगा अपना लेवल धीरे 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 बढ़ाएं। ठीक है, इस पुली पर जो नई टेंशन है उसकी वैल्यू टी डैश बोल सकते हो आप। वैसे टी डैश की वैल्यू हमें पता है, टी डैश इज नथिंग बट 2t, पर ठीक है, हम तो अब अलग अलग रस्सियों के लिए कंस्ट्रेंट लिख रहे हैं। टी डैश, टी डैश से कनेक्टेड है पुली 1 का सेंटर। टी डैश, पुली 1 जा रही है, निकाली अभी हमने 5 से नीचे, और C जा रही है किधर, C का आंसर मुझे चाहिए, और ये जा रहा है 10 से ऊपर, 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से इधर। जल्दी से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और वेलोसिटी ऑफ C किधर माने, वेलोसिटी ऑफ C एक्चुअल में ऊपर मान लेनी चाहिए, तभी पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, अगेन 2t और 10 ऑपोजिट दिशा में, नीचे की ओर 2t, ऊपर की ओर 10, तो -2 इंटू 10। t और 5 ऑपोजिट दिशा में, तो फिर से -5। ये सेम दिशा में, तो प्लस VC इक्वल टू 0। VC की वैल्यू आ गई 20 और 5 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ओके। और भी एक डायरेक्ट मेथड भी है, ठीक है, पर ग्रेजुअली आप डायरेक्ट मेथड भी सीख जाएंगे। कुछ नहीं करना, यहाँ 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 और यहाँ टेंशन लिख देना है, और उनका डॉट प्रोडक्ट कर देना है। यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, डायरेक्ट मेथड बताऊँ, देखें कैसे हो रहा है। ठीक है, इस पर लगने वाली टेंशन, इस पर लगने वाली टेंशन, बेसिकली इन्हीं इक्वेशंस को ना मैं ऐड कर रहा हूँ, इन्हीं इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा। ध्यान से देखो, टी टी, इस पर टी, इस पर टी, इस पर 2t। ठीक है, तो ये पुली तो फालतू की हो गई बेचारी। इस पर 2t, और इस पर 2t, इस पर 2t। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट है, यही टेंशन है रस्सियों की। अब ये पुली पर नीचे भी 2t है, ऊपर भी 2t है, तो फालतू की हो गई, ये किसी काम की नहीं है। ठीक है, क्या किया जाएगा, इन शॉर्ट अगर मैं यहां आपको बताऊं, टी डॉट दिस कितना आएगा, -20, कितना आएगा, +10। इसको कैसे लिखेंगे, 4 नीचे की ओर और 10 ऊपर, तो -40। इसको किधर मानो, VC ऊपर की ओर मान लो, तो 2t इंटू VC पॉजिटिव में, तो 2VC इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे, VC की वैल्यू आ जाएगी हाउ मच, 40 60 माइनस का 50 उधर गया, तो 50/2 25, आंसर डायरेक्ट। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट किया जा सकता है एक लाइन में, बट हाँ ठीक है, आप ब्रेक करके कर लो और डायरेक्ट कर लो। ठीक है, बस ध्यान रखना
इस पर ऐसे 240 ऊपर मत लगा देना, इस पर 2T लगना, ये गलती होती है, इस वजह से मैं अवॉइड कर रहा था डायरेक्ट करने को। ठीक है, बट हाँ किया जा सकता है। इसमें एक कमी है, इसमें वेलोसिटी ऑफ पुली 1 नहीं आएगी क्योंकि आपने उसको मार ही दिया बेचारी को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए। हाँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है एनएससीपी में 2022 में, उसको भी ले लेते हैं, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए हमने कंस्ट्रेंट पर इतनी महाभारत की है। A simplification of a kind of interlocking is shown in the figure. All surfaces are smooth and frictionless. The body M has a mass 1 kg and block has 15 kg. Time M takes to reach the base if it is released at a height of 4 meter. ठीक है, ये बेस पर पहुंचने में कितना समय लेगा अगर ये 4 मीटर की हाइट से छोड़ा जाता है। ठीक है, 2022 का ही क्वेश्चन है। अगेन आपने लास्ट ईयर अगर पेपर देखा हो तो। फिर से अगर मैं बोलूं मुझे इन दोनों के एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन अगर पता लग जाए और इनका एफबीडी में बना दूं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखते हैं, इसका एफबीडी की बात करते हैं, छोटे एम की, छोटे एम का एफबीडी। इसको मैं अलग से कर लेता हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, यहाँ पर जगह कम है। ठीक है, तो छोटे वाले ब्लॉक का एफबीडी, छोटे वाले ब्लॉक का एफबीडी, टेंशन ऊपर, उसका एक मोशन नीचे की ओर। ठीक है, वो बेसिकली mg, छोटा mg। नीचे की ओर जो एक्सेलरेशन आएगा उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ छोटा m विद रिस्पेक्ट टू बड़ा m। ठीक है, या नंबरिंग कर देते हैं उनको। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, छोटे वाले को हम 1 और बड़े वाले को 2 बोल रहे हैं। ठीक है, नाम दे दिए, क्या दिक्कत है। और एक्सेलरेशन ऑफ 2 इसमें ऐड करोगे तो ये टोटल एक्सेलरेशन आएगा। 2 ये पूछा नहीं है, टोटल एक्सेलरेशन नहीं पूछा है। हाँ, ये इसका एफबीडी है। अब A2 के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, धक्का मार रहा होगा, कौन, पीछे वाला ब्लॉक इसके आगे। ठीक है, अब इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। एक टेंशन, ध्यान से देखें, इधर से टेंशन, इधर से ये पुली इसी में अटैच्ड है, तो ये पुली भी इसी में अटैच कर दो। इस पुली से 2 रस्सियां ऐसे करके जा रही हैं, टी टी। नॉर्मल 2 ने लगाया 1 पर तो 1 भी लगाएगा 2 पर, और ये टेंशन और खुद का वेट, कैपिटल mg, और बस यहां से एक n डैश नया। ठीक है, ये इसका एफबीडी है। इसका एक्सेलरेशन हमें इस दिशा में चाहिए जिसको हम A2 बोल रहे हैं। तो ये इन दो के एफबीडी बन चुके हैं। ठीक है, एफबीडी को सॉल्व करते हैं। क्या मुझे A2 और A1/2 में कोई रिलेशन मिलेगा? हाँ, इसके लिए मुझे फिर से कंस्ट्रेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। कंस्ट्रेंट फिर से देखें, 2t आगे की ओर है, ये t और ये t, 2t आगे की ओर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ t और ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगेन सम 0 करना है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा, फिर से मैं सेम दिशा, t को मैं हटा ही रहा हूँ, 2A2, ऑपोजिट दिशा -A1/2 is 0. The acceleration of 1 with respect to 2 is twice of A2। ठीक है, सीधे सीधे एफबीडी लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ नीचे की ओर हमने एक्सेलरेशन माना है, वैल्यूज का यूज कर लेते हैं। m1 कितना है, m1 है 1 kg और m2 है 15 kg। अब हम वैल्यूज डाल के इसकी इक्वेशन लिखते हैं, 1g माइनस t इज इक्वल टू 1a/2, एक्सेलरेशन ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2, जिसको आप, हाँ यही निकालो, यही निकालो। ठीक है, इसी से आंसर आएगा ना। इसकी इक्वेशन बन रही है
2t, 2t और कोई फोर्स है, हाँ, -n इज इक्वल टू 15a2। इसकी भी एक और इक्वेशन बनेगी x डायरेक्शन में, n इज इक्वल टू 1a2। ठीक है, n इक्वल टू 1a2। यहाँ n की वैल्यू डाल दो तो 3 इक्वेशन हो गई हमारे पास। यहाँ इस इक्वेशन को थोड़ा सेटिस्फाई कर रहे हैं हम। 2t माइनस 1a2 इज इक्वल टू 15a2, 2t इज 16a2, t इज 8a2। ठीक है, और a2 की वैल्यू आप रख सकते हो, 2a2 इज दिस, तो t इज 4a1/2। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने दोस्तों, 2a2 रख दिया। अब एक इक्वेशन ये हो गई मेरे पास, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों की हेल्प से t की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 4, उधर जाके 5, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2, 5 टाइम्स इज इक्वल टू g। एक्सेलरेशन ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2 आ गया है 2, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये नीचे की ओर आएगा, 4 मीटर गिरना है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन t स्क्वायर, 4 इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर। टी की वैल्यू भी 2 आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत आसान थी, पर हाँ इसमें कंस्ट्रेंट का यूज हो रहा है, बिना कंस्ट्रेंट के ये क्वेश्चन नहीं होगा, और 2022 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से कंस्ट्रेंट पढ़ना और उसे जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब दूसरे टाइप के कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। दूसरे टाइप के कंस्ट्रेंट कैसे होते हैं और उनमें क्या क्या हमें चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके लिए नोट्स बिल्कुल सजा के रख देते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें वहीं मिले जहां जिस ऑर्डर में पढ़ाई गई थी। ठीक है दोस्तों, एक होमवर्क है आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है, तो कोशिश करें इसको सॉल्व करने का। ठीक है, कुछ नहीं, सबके कंस्ट्रेंट रिलेशन आपको लिख कर देने हैं। ठीक है, जो जो पूछा है वो आपको बताना है। हाँ, इसका भी आंसर आपको दिया गया है, पर चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, पहले सॉल्व करें फिर आंसर मैच करा लें। ठीक है, खुफिया तरीके से आंसर देता हूँ, पीडीएफ में दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं दूसरे वाले कंस्ट्रेंट पर, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट ऑफ रॉड। ठीक है, रॉड कंस्ट्रेंट। रॉड कंस्ट्रेंट क्या बोलता है? रॉड कंस्ट्रेंट बोलता है, बहुत सिंपल सी बात बोलता है, एज द लेंथ ऑफ रॉड, एज द लेंथ ऑफ रॉड इज कांस्टेंट, velocity along, velocity along the rod must be same, must be same for all points, for all points। सभी बिंदुओं के लिए रॉड के अलोंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। ये पेन के 2 पॉइंट्स पेन के अलोंग अलग अलग नहीं चल सकते। अगर मैंने इस बिंदु को पेन के अलोंग 1 सेंटीमीटर आगे किया, तो इस बिंदु को 1 सेंटीमीटर आगे जाना पड़ेगा भाई। नहीं गया तो पेन रहा ही नहीं, टूट गया और मेरी सैलरी में से कट हो गया। ठीक है, ओके। हाँ, इस दिशा में पेन चल सकता है किसी भी अलग वेलोसिटी से, जैसे अभी मैंने ये बिंदु पकड़ा हुआ है ये वाला, और इस दिशा में ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, करे, मगर इस दिशा में कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर एक पॉइंट रुका है तो इस दिशा में सारे पॉइंट रुके होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। इस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। पहला, एक रॉड है,
थीटा एंगल पर ए और बी। ए पॉइंट की वेलोसिटी वी ए है, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? वी बी एंड वी ए में रिलेशन, एक ही बात सीखी है, उसी एक बात को अप्लाई करते हैं। अलोंग द रॉड क्या सेम? वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम। ये थीटा, ये थीटा, इसका टुकड़ा रॉड के अलोंग कितना? वी ए कॉस थीटा। इसका एंगल 90 माइनस थीटा है ये, इसका टुकड़ा रॉड के अलोंग वी बी साइन थीटा। और रॉड के अलोंग दोनों बराबर होने चाहिए, तो वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा। और काम की बात आ गई हमारी, वी बी इक्वल टू वी ए कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी ए कॉट थीटा। ठीक है, अब कोई और क्वेश्चन भी बन सकता है, हाँ बन सकता है, एक और बनाते हैं। मान लेते हैं ये एक रोम्बस है, रोम्बस, रोम्बस बनाते हैं, रोम्बस, रोम्बस। ठीक है, अच्छा रोम्बस नहीं बन रहा यार। हम्म, चलो कोशिश करते हैं, यहाँ से बनाते हैं। हाँ बन गया, लगभग लगभग। ठीक है, इसको घुमा देते हैं। मानना पड़ेगा दोस्तों, रोम्बस लग नहीं रहा तो भी मानना पड़ेगा। ठीक है, वरना मैं हाथ से बनाता हूँ। ठीक है, चलो हाथ से ही बनाते हैं। ये एक जगह थी, हिंज था वहां से, और 4 बराबर लेंथ की रॉड का यूज करके एक आपने रोम्बस बना डाला। ठीक है, इस बिंदु को आप कुछ v वेलोसिटी से खींच रहे हो। ठीक है, दोनों चारों की लेंथ बराबर है, और किसी एक क्षण ये एंगल थीटा हो जाता है। ऑब्वियसली हो गई, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, वो मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, वो मैटर नहीं कर रहा। ओके, तो उस पॉइंट को v वेलोसिटी से खींच रहे हो, चारों रॉड की लेंथ बराबर है। अब आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए और बी, ए और बी की वेलोसिटी बता दो। सिमेट्री है। ठीक है, तो ए और बी की वेलोसिटी कैसे बताएं? हमें नहीं पता। क्या ये पॉइंट सीधे सीधे नीचे आ रहा होगा? नहीं, आगे भी जाएगा। सोच के देखो, जब मैं इसको ऐसे चपटा सा कर दूंगा तो ए थोड़ा आगे एल लेंथ पर जाएगा, और नीचे तो आएगा ही। तो ए नीचे भी आ रहा है, आगे भी जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? इसकी वेलोसिटी आगे की ओर वी एक्स, और नीचे की ओर वी वाई होनी चाहिए। कॉमन सेंस तो यही कहती है। तो 2 पैरामीटर्स हमें निकालने हैं। हमने कहा सही है, चलिए। ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें, ये एंगल भी थीटा। ठीक है, ये भी थीटा। अगर मैं बोलूं रॉड के अलोंग, इस रॉड के अलोंग ये एंगल क्या है? ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। ठीक है भाई, ये थीटा होगा या नहीं होगा? गलत बना दिया मैंने, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, हाँ, मिस्टेक का ध्यान रखें, ऐसी गलतियां आपसे ना हो जाए। ठीक है, ये भी 90 माइनस थीटा है। ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं पता, अगर ये 90 होता तो क्वेश्चन ही कुछ और होता। ठीक है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ओके, ये सब दे रखा है। अब सबके कंपोनेंट ले रहे हैं और आंसर आएगा ये थीटा, ये थीटा। रॉड के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना? इसका कंपोनेंट v cos थीटा। इनके कंपोनेंट, ठीक है, अलग से बना रहा हूं मैं, vx vy रॉड, ये थीटा, ये भी थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो टुकड़े, इसका टुकड़ा इधर vx cos थीटा,
प्लस वी वाई साइन थीटा। इस दिशा में वी एक्स साइन थीटा और इसका कंपोनेंट वी एस वी वाई कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें कर रहा हूं, इसके कुछ नहीं करने, इसका टुकड़ा इधर, इसका टुकड़ा इधर। इस पॉइंट की वेलोसिटी रॉड के अलोंग, अरे ये तो रुका हुआ है, रॉड के अलोंग क्या वेलोसिटी है, 0। तो सोच के देखो, इस दिशा में जो अभी हमने टुकड़े लिए, ये मिलकर 0 बनना चाहिए और ये मिलकर वी कॉस थीटा बनना चाहिए। तो दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन है वी एक्स साइन थीटा माइनस वी वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है वी एक्स कॉस थीटा प्लस वी वाई साइन थीटा इक्वल टू वी कॉस थीटा, दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, थीटा नोन है, वी नोन है, सिर्फ वी एक्स और वी वाई निकालना है। बाकी मैनिपुलेशन का काम आप लोगों का है, वो होना भी चाहिए। ठीक है, ओके, इतना मैनिपुलेशन आप करें और यू विल गेट योर आंसर। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन है, लगभग मैं कर ही चुका हूं इसको। ठीक है, ओके, लगभग मैं कर ही चुका हूं। ये वही रोम्बस बने बने हुए हैं और आगे वाले पॉइंट को वी वेलोसिटी से खींचा जा रहा है। तो बाकी पॉइंट्स किस वेलोसिटी से खींचे जाएंगे? आसान पार्ट आपसे पूछा जा रहा है VA2 और VA1। ठीक है, ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी तो पूछी भी नहीं जा रही, क्योंकि इसके लिए एंगल देना चाहिए और एंगल शायद अभी दिया नहीं है। हाँ, ठीक है, तो आप VA1 VA2 बताएं। बहुत सिंपल सा कंस्ट्रेंट, इजी गोइंग मामला है। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं हम एक और क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को खिसका लिया जाए। ठीक है, ओके, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, शानदार, मजेदार, लज्जतदार पापड़। टू बीड्स A and B मूव along a fixed semicircular wire frame as shown in the figure। दो बीड है, बीड मतलब मोती, मोती में एक रॉड पिरो दी है ऐसे करके। ठीक है, दोनों एंड्स पर मोती हैं। The beads are connected by an inelastic string which always remain tight। रस्सी है, मैंने रॉड बोल दिया, मगर रस्सी भी हमेशा टाइट रहती है, तो रॉड की तरह ही है। At an instant the speed of A is u। इस क्षण पर A की स्पीड u है। BAC ये वाला एंगल 45 डिग्री है जो दिखा रखा है, और BOC जो एंगल हल्का हल्का सा दिखेगा, BOC ये एंगल 75 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला एंगल 45 डिग्री है। फिर आपसे पूछा जा रहा है द सेंटर, वेयर इज द सेंटर, द स्पीड ऑफ बी की स्पीड बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे देखने में खुफिया खतरनाक लगता है, मगर इतना है नहीं। अगेन, बी की जो स्पीड है वो फ्रेम के अलोंग ही होगी। ये है वेलोसिटी ऑफ बी, ये है वेलोसिटी ऑफ ए। अगर कोई मुझे वेलोसिटी ऑफ ए की वैल्यू पता है क्या? हाँ, यू है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए इज यू, ये यू है। अगर कोई मुझे कुछ एंगल बता दे तो बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। रॉड है ये रॉड है। ये एंगल कोई मुझे बता सकता है क्या? मैं किसी को ये वाला एंगल 45 डिग्री बोल रहा हूं, तो दूसरा एंगल भी 45 डिग्री हो ही गया भाई। ठीक है, डी ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो गया। तो पहला काम तो यही है, यू का टुकड़ा इसके अलोंग कितना, u/√2। दूसरे टुकड़े का क्या होगा वो नहीं सोचना भाई, टुकड़े खाने थोड़ी हैं, निकालना है बस। u/√2 रॉड के अलोंग वेलोसिटी आ गई ए पॉइंट की। अब ये एंगल 75 डिग्री, ये एंगल इन दोनों का सम होता है, तो ये एंगल कितना होगा कोई बता सकता है? थोड़ी सी ज्योमेट्री 9th-10th में पढ़ी हुई, ANSCP पढ़ने वालों, 9th-10th तो पढ़ी होगी तुमने। 45 डिग्री, तो ये कितना
30 डिग्री। ये हरी लाइन और ये पीली लाइन परपेंडिकुलर है क्योंकि वो सेंटर से पास कर रही है और टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना, एंगल 60 डिग्री। तो वीबी का भी टुकड़ा आ गया इसके अलोंग, कितना, वीबी cos 60 डिग्री। वीबी cos 60 आ गया तो काम खत्म हो गया। वीबी cos 60 बराबर होना चाहिए किसके, u/√2 के। क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लग रहा है उस टाइम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत आसान है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है, ठीक है, ओके। हाँ, हो सकता है आपको ये चीज़ 2-3 बार देखनी पड़े, क्या बोल गया मैं, ठीक है। हाँ, ढंग से देखेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज तो भगवान मालिक है सबका। अब आते हैं तीसरे टाइप के कंस्ट्रेंट पर। द थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट is surfaces in contact. Surfaces in contact. In contact. इसकी जो लाइन है जिसको हम बार बार फॉलो करेंगे, वो लाइन कहती है, क्या कहती है, क्या कहती है, क्या कहती है, वो कहती है कि if two bodies are in contact, if two bodies are in contact, remain in contact, remain in contact, then their displacement, velocity or acceleration along common normal should be same, should be same। बहुत कॉमन सेंस भरी बात है, ठीक है। ये हाथ, ये हाथ मेरा मेरे बिल्कुल 6 पैक वाले एब वाले पेट के कांटेक्ट में है ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, ठीक है, जबकि दोनों में मोशन हो रहा है, दोनों में मतलब हाथ में हो रहा है, पेट में नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके, ऑल इन कांटेक्ट। बट ये है कॉमन नॉर्मल की दिशा। कॉमन नॉर्मल इज दिस, इस दिशा में मेरा हाथ अगर मूव किया और मेरा पेट मूव नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, कांटेक्ट लूज हो जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो दो सतह अगर कांटेक्ट में है तो कॉमन नॉर्मल की दिशा में, ये है कॉमन नॉर्मल हाथों के लिए, हाथों के लिए कॉमन नॉर्मल ये है, ठीक है, ये कॉमन नॉर्मल है दोनों हाथों के लिए। तो अगर मेरा एक हाथ एक्स मूव करता है तो दूसरे को भी एक्स मूव करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, एक x1 मूव किया दूसरा x2 मूव किया तो कांटेक्ट तो रहा ही नहीं। हाँ, इस दिशा में दोनों में अलग अलग मोशन हो सकता है, एक हाथ 1 सेंटीमीटर ऊपर गया दूसरा नहीं गया, ठीक है। तो कॉमन नॉर्मल की दिशा में मोशन सेम होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। और इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लाए भी हैं, तो देखते हैं। पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं, जैसे कि ये दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये दो ब्लॉक हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी दो ब्लॉक हैं और डिफरेंट बना लेते हैं, चलो थोड़ा सा, ए को इधर गिरा लो ऐसे, और बी को ऐसे गिरा दो, ठीक है, ऐसे। ये एंगल जो है वो थीटा एंगल है, ऑब्वियसली बी इधर जाएगा, ए ऐसे जाएगा, इन दोनों की वेलोसिटीज के बीच मुझे रिलेशन बताना है। एक ही हमारा ब्रह्म वाक्य है
जिस पर हम टिके रहेंगे इस टाइप के कंस्ट्रेंट में, हम देखेंगे नॉर्मल की दिशा जो दोनों पर नॉर्मल हो। ये है नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल, ये है कॉमन नॉर्मल। क्या मैं वीबी को यहाँ दिखा सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल दिखा सकते हो। क्या मैं वीए को यहाँ दिखा सकता हूँ? हाँ जी ये दिखा सकते हो। ये थी कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल का कलर बदल रहा हूँ जिससे कि वो आइडेंटिफाइड रहे। कॉमन नॉर्मल, वीबी का टुकड़ा इस दिशा में, वीए का टुकड़ा इस दिशा में सेम होना चाहिए, वीए था सॉरी। और एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। वीबी का टुकड़ा कितना? साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वीए का कितना टुकड़ा? कॉस थीटा। और आंसर आ गया वी क्या क्या क्या, वी ए इज वी बी टेन थीटा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है अगर आप समझें तो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम कई जगह लगाएंगे अच्छे क्वेश्चंस में और हमारा आंसर आ जाएगा। ये तीसरे टाइप का और आखिरी टाइप का कंस्ट्रेंट है जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें जानना आना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बड़ा ही समझदार अच्छा क्वेश्चन। Rod A and B is shown in the figure and A of the rod is fixed on the ground block. B is moving with velocity √3 मीटर पर सेकेंड। ये बेचारा ब्लॉक √3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। Velocity of end B of the rod when rod makes an angle 60 degree with the ground. इस रॉड की के B पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, जब रॉड 60 डिग्री एंगल बना लेती है। ठीक है, ओके। तो आपको लग रहा है भाई कांटेक्ट में है तो √3 होना चाहिए। ठीक है, हाँ कुछ हद तक आपकी बात ठीक है, मगर बी पॉइंट की वेलोसिटी ये होगी, इस दिशा में होगी वेलोसिटी ऑफ बी। क्यों? ये तो रुका हुआ है, तो यहाँ दो कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते हैं। बी की वेलोसिटी इस दिशा में नहीं हो सकती है, इस दिशा में नहीं हो सकती क्योंकि एक पॉइंट रुका है, तो इस दिशा में हर पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी। दिस इज 0। जो भी वेलोसिटी है बी की इस दिशा में हो सकती है। हाँ, इसी वेलोसिटी का कंपोनेंट आना चाहिए अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ये जो दिशा है ये कॉमन नॉर्मल की दिशा है, और जैसे ही इस दिशा में आप कंपोनेंट लेते हो आपका काम आसान हो जाता है। ये 60, ये थीटा, ये 60, कितना कंपोनेंट आया? इधर आया वी बी साइन 60। ठीक है, वी बी साइन 60 इक्वल टू √3, और वी बी का आंसर आ गया वी बी साइन 60 मीन्स √3/2 इज इक्वल टू √3। कॉन्टैक्ट में रहने के लिए तो वी बी की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, और इसी के साथ क्षण भर में ही क्वेश्चन का आंसर निकल के आपके हाथों में। ओके, तो कंस्ट्रेंट क्वेश्चंस आसान होते हैं बट बशर्ते कंस्ट्रेंट आना चाहिए। ठीक है, बशर्ते आपको कंस्ट्रेंट समझ में आना चाहिए। और एक क्वेश्चन देखें, थोड़ा खुफिया तूफानी बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अ सिलेंडर एंड अ वेज ऑफ सेम मास with vertical face touching each other moves along the smooth inclined plane forming some angle alpha and beta respectively। अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है, बड़े ही अच्छे एंगल हैं, सुंदर सुंदर शक्लें हैं, 90 डिग्री बन रहा है। डिटरमाइन द फोर्स ऑफ नॉर्मल इन न्यूटन एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द सिलेंडर। ठीक है, वेज द्वारा सिलेंडर पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स बतानी है। ठीक है, ओके। और इसका आंसर दिया होगा, तो आप चाहें तो इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन की ग्रेविटी समझ में आएगी, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एनएससीपी में नहीं आते, मगर इसमें जो चीज़ें यूज होंगी वो छोटे छोटे क्वेश्चन बन के पूछे जा सकते हैं। ओके, तो वापस आते हैं इस पर। दोनों फिक्स्ड हैं, ये नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये किधर जा सकता है? ये वाला ब्लॉक, इसको एक जादू करके दिखाता हूं मैं आपको।
ठीक है, मगर इस जादू से हाँ आप परेशान हो सकते हो, नोट्स गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, नहीं करते ऐसा जादू, नहीं करते हम। ठीक है, ओके, ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसका जो मोशन होगा, इसका मोशन कैसे हो सकता है इधर, और इसका मोशन कैसे हो सकता है, इसका मोशन इस लाइन में हो सकता है, और ये दोनों कांटेक्ट में भी रहेंगे। ठीक है, मान लेते हैं अगर इसका मोशन इधर हो रहा है, कौन भारी है, कौन भारी बा, अच्छा सेम मास, कौन इंक्लाइन ज्यादा, अल्फा ज्यादा एंगल लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यही नीचे आएगा और ये बेचारा खिसकता हुआ ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये कॉमन नॉर्मल है, तो समझ रहे हैं कॉमन नॉर्मल की दिशा में कांटेक्ट बनाए रखने के लिए इन दोनों के टुकड़े बराबर होने चाहिए। एक ये कंस्ट्रेंट है जो बहुत काम का है, ये एक्सेलरेशन ऑफ वेज जिसको मैं 1 बोलूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर जिसको मैं 2 बोलूंगा, और यहाँ इन दोनों के बीच रिलेशन निकाला जा सकता है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो A1 60 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो cos 60 मस्ट बी इक्वल टू A2 हाउ मच, cos 30। तो A1 और A2 के बीच रिलेशन आ गया, जो कि कंस्ट्रेंट से हमने निकाला, जो अभी हमने सीखा क्या, A1 इज √3 A2। ठीक है, अब दोनों के एफबीडी और दोनों पर इक्वेशंस, थोड़ी सी मेहनत आप भी करें। चलिए मैं आपके लिए एफबीडी बना देता हूं और बाकी का काम आपको करना है। आंसर मोस्ट प्रोबेबली होगा इसका, है क्या, हाँ जी आंसर है। ठीक है, आंसर है। ठीक, ओए सॉरी, N1 N इसका mg, और कोई फोर्स, नारे ना। ठीक है, इस दिशा में एक्सेलरेशन और किसी दिशा में एक्सेलरेशन, नारे ना। ठीक है, ये 3 फोर्सेस, और सारी फोर्सेस को बांट लें, किस दिशा में, इस दिशा में बांटें और इस दिशा में बांटें, तो सही रहेगा। ठीक है, समेशन, इसको अगर मैं x बोलूँ, समेशन f इक्वल टू ma, समेशन एफ वाई को 0 कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन भी लिख दूंगा। यहाँ एक गोला, गोले पर लगने वाली फोर्सेस ये है N2, ये है N, और कोई फोर्स, खुद का वेट mg, और एक्सेलरेशन किस दिशा में, इस दिशा में एक्सेलरेशन A2। ठीक है, यहाँ भी इन दो दिशाओं में आपको इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, 4 इक्वेशन है, 2 यहाँ से आई, 2 यहाँ से आई, और एक ही हो गई 5वीं। सारे वेरिएबल्स निकाले जा सकते हैं, क्या क्या हैं वेरिएबल, ये A1 था, वेरिएबल है N, N1 2 N, A1 A2। ठीक है दोस्तों, 5 वेरिएबल 5 इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों का काम है, होमवर्क है। ठीक है, तो कर लेना, थोड़ा तो मेहनत करो यार। ठीक है, तभी मजा आएगा। ठीक है, तो होमवर्क जिसको लगभग मैंने सॉल्व कर दिया है, और बाकी का काम आपको करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब और आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं, मज़ेदार तूफानी क्वेश्चन, तूफानी नूरानी क्वेश्चन। ठीक है, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मुझे सही करना पड़ेगा। हमारे जो टाइप करने वाले भैया हैं उन्होंने थोड़ा सा R/5 ये है, ये R/5 है। ठीक है, ये R/5 है, तो इसके लिए मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये R/5 है, आपको गड़बड़ फीलिंग ना आए इसके लिए मैं डायग्राम ही बना रहा हूँ। देख लो भाई डायग्राम बना रहा है।
हमें चाहिए एक ऐसा, ठीक है, ये और बड़ा, जितना बड़ा डायग्राम उतना आसान। ठीक है, सही बता रहा हूँ। कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन सही करने तो डायग्राम बड़ा। ठीक है। हम्म। दो जगहों से टच हो रहा है, और ये हो गई है एक वर्टिकल दीवार। वर्टिकल दीवार बना दें। अलग अलग नाना प्रकार के कलर का यूज कर रहे हैं हम। हम्म, ये दीवार, दीवार भी पिंक। ठीक है, ऐसा है। और ये हाइट, ये जो हाइट है ये r/5 है, और वो 20 मीटर पर सेकंड से आगे आ रहा है। ये हाइट r/5 है, ये हाइट r/5 है। ठीक है, और वो 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ता हुआ आगे जा रहा है। सिलेंडर को बेचारे को ऊपर जाना पड़ेगा। तो पूछा क्या जा रहा है, और कोई डेटा। हम्म। ठीक है, एंगल भी पता होना चाहिए। देख लेते हैं एंगल पता है या नहीं पता। ठीक है, चलो दोस्तों। ठीक है, ये आर, और ये भी आर, ये आर, और ये भी आर, ये r/5। और अब वो, ये एंगल थीटा, ये 20 से आगे जा रहा है, तो ये सिलेंडर किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, ये क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर। फिर से इसी जगह पर, इसी जगह पर दोनों वेलोसिटी वेक्टर में दिखा रहा हूं। 20 भी दिखा रहा हूं, और वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर भी दिखा रहा हूं। ये है कॉमन नॉर्मल। कौन है कॉमन नॉर्मल? ऑरेंज कलर से बना रहा हूं, ये है कॉमन नॉर्मल की दिशा। ठीक है, इस दिशा में दोनों के कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। इस दिशा में दोनों के कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। तो जरा देखें, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल थीटा हुआ, ये 90 - थीटा हुआ, ये ये वाला एंगल थीटा हुआ। ठीक है, और कुछ कुछ रिलेशन यहाँ से निकलेगा। अभी हमारे पास क्या आ रहा है? अभी आ रहा है 20 का कौन सा कंपोनेंट? 20 का साइन थीटा बराबर होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर का कॉस थीटा। ठीक है, अब डायग्राम की ज्योमेट्री से बस थीटा मिल जाए। ठीक है, डायग्राम की ज्योमेट्री से थीटा मिल जाए। डायग्राम में ये टच भी हो रहा था, ठीक है, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये टच भी हो रहा था। ठीक, तो बस इतनी सी बात है। तो इस डायग्राम की हेल्प हम ले रहे हैं। ये और ये और ये और ये। ठीक है, ये r/5 है, ये तार बाय, उसको मत देखो, ये r/5 है। तो ये लेंथ कितनी हो गई? अरे ये पूरा रेडियस था, तो ये 4r/5 हो गई। ये 4r/5 है, ये r है, तो ये एंगल आ गया ना जिसकी हम बात कर रहे थे, थीटा। ठीक है, थीटा कितना आ गया? कॉस थीटा। कॉस थीटा आ गया बेस 4/5, और थीटा की वैल्यू आ गई हाउ मच? 53 नहीं, 37 डिग्री। ठीक है, थीटा आते ही, थीटा आते ही ये घनचक्कर आप कर सकते हैं।
ठीक है। हाँ, ये डायग्राम थोड़ा सा हमने गलत बना दिया है दोस्तों। ठीक है, ये तल पर था। ठीक है, ये तल पर था। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में एरर है, तो हमने दो डायग्राम्स का यूज़ किया है। ठीक है, एक ये वाला जिससे हमने ये किया, और दूसरा ये वाला। ठीक है, इसमें डायग्राम सही है, बस R/5 छोटा डायग्राम था इसलिए मैंने वो बनाया है। ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसी के साथ एक तूफानी क्वेश्चन फिर से। ठीक है, बहुत ही महातूफानी, अच्छा जबराल्टर क्वेश्चन। सिस्टम इज शोन इन द फिगर, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ए 9 है, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर बी बतानी है। ठीक है, इसमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा और इतने छोटे डायग्राम से आपको समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं डायग्राम बड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से ओरिजिनल क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, जिससे कि आपको नोट्स पूरे मिले, ढंग से मिले। मगर हाँ, इसमें मुझे बड़ा करना पड़ेगा डायग्राम को, और तभी आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देख रहे हो भाई का जादू। ठीक है, ओके। रेडियस बी और एंगल वैंगल दे रखे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम एक छोटा डायग्राम अलग से यहीं पर साइड में बना लेंगे। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखें, ये सेंटर, ये सेंटर, ये 17, ये 19। ठीक है, और ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको सी ए और सी बी बोलूंगा मैं। ठीक बात है, ओके। इसकी रेडियस 5 है, इसकी रेडियस 5 है, तो यहां से एक लाइन इसके पैरेलल में डाल रहा हूं, और यहां से इस इंक्लाइन के पैरेलल ये, इस इंक्लाइन के पैरेलल ये। ठीक है, ये इंक्लाइन के पैरेलल, ये इस इंक्लाइन के पैरेलल। ठीक है, ये लाइन मैंने डाल दी। ये एंगल बहुत ही सुंदर एंगल है 90, तो ये भी 90 है भाई, ये भी 90। अब सोच के देखो दोस्तों, ये 19 था, इसकी रेडियस अगर आर ए है, इसकी रेडियस अगर आर ए है, तो ये कितना रह गया बेचारा, ये कितना रह गया, ये रह गया 19 माइनस आर ए। और अगर ये 17 था और इसकी रेडियस 5 है, तो ये कितना रह गया, ये रह गया 12। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की रेडियस क्या होगी, लेंथ क्या होगी, इसकी रेडियस है आर ए, इसकी रेडियस है 5, तो ये आ गई 5 प्लस आर ए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां से मुझे आर ए मिल गया। हाँ, ये डायग्राम जूम किया है, तो यहां से मुझे आर ए मिल गया, और वैल्यू आ गई आर ए प्लस 5 का स्क्वायर। क्यों चाहिए आर ए, क्यों चाहिए आर ए, बताएंगे। ठीक है, आर ए प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 19 माइनस आर ए का स्क्वायर। थोड़ी सी मेहनत करना सीखो ओ पढ़ने लिखने वालों। तो ये हो गया, आर ए का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10 आर ए। कुछ नहीं कर रहा हूँ, जादू नहीं है, ठीक है, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट, समय बचाने के लिए करना है कुछ काम। 19 का स्क्वायर माइनस 38 आर ए, आर ए का स्क्वायर कैंसिल। तो दोस्तों बस ये कैलकुलेशन अब हम कर रहे हैं, और इस कैलकुलेशन को अंजाम देते हुए 48 आर ए इक्वल टू 144 प्लस 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर किसी को याद है, मुझे तो नहीं याद, 20 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दूंगा मैं, इधर से 25 आया तो माइनस का 25, और 48 आर ए इक्वल टू 144 प्लस 400 प्लस 1 माइनस 40 माइनस 25, ये कितना हो गया, माइनस 65। ठीक है, और ये कितना आया, 545 माइनस 65 आ गया 480। ओए, आर ए की वैल्यू तो बहुत अच्छी आ गई,
10, ठीक है, आर ए की वैल्यू आ गई 10, और आर ए 10 आते ही, आर ए 10 आते ही वैल्यूज बन गई, ये बन गई 15, ये बन गई 9, 12, 9, 15, ठीक है। अभी गेम क्या है, यही कॉमन नॉर्मल है, यही कॉमन नॉर्मल है। कॉमन नॉर्मल की दिशा में हमें कंपोनेंट बराबर चाहिए, बस इस एंगल को बोल दो थीटा, तो ये हुआ 90 माइनस थीटा। और अब वेलोसिटीज दिखा देते हैं और काम खत्म हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी इधर है वी बी, इसकी वेलोसिटी इधर है वी ए 9, कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट लिख रहा हूं, तो 9 cos थीटा इज इक्वल टू वी बी, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, वी बी साइन थीटा, और काम खत्म हो गया। 9 का cos थीटा, cos थीटा, ये ट्राइंगल सॉल्व इसीलिए करना पड़ा था कि हमें cos थीटा मिल जाए। तो cos थीटा के लिए वैल्यू डाली आपने 9 इंटू कॉस थीटा, क्या है cos थीटा है, कहाँ गया कहाँ गया, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 और 15, 12/15, और वी बी की वैल्यू साइन थीटा है 9/15, 15 15 गायब, 9 से 9 गायब, वी बी इक्वल टू 12। बड़ा ही प्यारा सॉल्यूशन और क्वेश्चन भी, ठीक है, ओके। तो वो 12 से जा रहा होगा। हाँ दोस्तों, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को हमने बड़ा कर दिया है, आपको नोट्स पूरे मिले, इस वजह से आपको ये ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने एज इट इज छोड़ दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कंस्ट्रेंट मोशन। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देकर जा रहा हूं, ठीक है, हिंट भी दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि इस जैसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, इस जैसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन और भी मैं लाया हूँ, पर अभी उतना समय हमारे पास नहीं है, नेक्स्ट क्लास में उनको हम ज़रूर देखेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, और नेक्स्ट क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन हिंट के साथ मैं अलविदा लूंगा, ध्यान से देखें। In the figure shown, the velocity of lift is 2 मीटर पर सेकेंड, लिफ्ट की वेलोसिटी 2 है, while the string is winding on the motor shaft with velocity 2 मीटर पर सेकेंड। एक मोटर है और वो एक शाफ्ट में बनी हुई है। शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट होता है कुआं, ठीक है, कुएं के अंदर लिफ्ट और शाफ्ट में लगी हुई एक मोटर, ठीक है। ब्लॉक ए इज मूविंग डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट चले जाएं, और फिर वही विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कंस्ट्रेंट सॉल्व करें। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कंस्ट्रेंट सॉल्व करने में फायदा क्या, जैसे मैं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जाऊंगा, मान लो एक्चुअल वेलोसिटी किधर, बी की नीचे थी, मान लेते बी की वेलोसिटी नीचे थी, तो अब जैसे मैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जाता हूं, हर जगह मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा ऑपोजिट करके, तो यहां 2 दे दिया मैंने, ए की वेलोसिटी 2 थी, एक और 2 दे दिया, और वाइंडिंग हो रहा था, वाइंडिंग तो वाइंडिंग होता रहेगा, सही बात है, वाइंडिंग तो वाइंडिंग होता रहेगा, ओके। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और एक क्वेश्चन और ऐसा ही, जैसे कि मान लेते हैं एक पुली है, उस पर ऐसे करके 2 ब्लॉक्स हैं, ये कुछ एंगल वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, θ1 θ2 एंगल अलग अलग है,
इस पुली को आप ऊपर कुछ 2 मीटर पर सेकंड से खींच रहे हो। इसकी वेलोसिटी कुछ v1 v2 है। फाइंड v1 इन टर्म्स ऑफ v2 θ1 θ2। ठीक है, ये निकालना है आपको। ठीक है, फिर क्या करें, फिर से पुली मूव कर रही होती है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू पुली चला जाता हूँ। तो मैं एक 2 वेलोसिटी नीचे की ओर इसको दे दूंगा, 2 वेलोसिटी नीचे की ओर इसको दे दूंगा। इसकी वेलोसिटी इधर होगी जो मुझे निकालनी है, v1 निकालना है बेसिकली। ठीक, और अब मैं कंस्ट्रेंट लिख दूंगा, ये है t। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 पर t इधर लग रहा है, किस एंगल पर, थीटा पर। इसकी वेलोसिटी ये v1 है और 2 नीचे की ओर है। कुछ कंस्ट्रेंट लिखेंगे इसका, t डॉट। ठीक है, इधर वाला कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट। फिर दूसरे का, उस पर टेंशन इधर है, कुछ एंगल है θ2 जो हमें पता है। इसकी वेलोसिटी v2 हमें पता है और इसकी वेलोसिटी भी 2 नीचे की ओर। इसका भी t डॉट v लिखेंगे, उसका भी t डॉट v लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और t गायब हो जाएगा क्योंकि t दोनों जगह सेम है, और आपको v1 और v2 में रिलेशन मिल जाएगा। ऑब्वियसली θ1 θ2 का यूज होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो इस चैप्टर का एक और पार्ट आएगा क्योंकि अभी हम आधा ही कवर कर पाए हैं। हाँ, अगर आपको मुश्किल लगा हो तो ध्यान रखें, ये सिर्फ NSEP लेवल तक का लेक्चर नहीं था, उससे ऊपर INPHO लेवल के, जेई एडवांस लेवल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट NSEP के काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी आपको आसान क्वेश्चन मिले होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ठीक है, बाकी सारे मुश्किल क्वेश्चंस थे। तो सभी लोग पढ़कर आएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ F इक्वल टू ma, फ्रिक्शन एंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़कर आएँ और मेहनत जारी रखें। NSEP फोड़कर लोग मैक्सिमम जेई में तो सेलेक्ट हो ही जाते हैं, मैक्सिमम लोग जो NSEP फोड़ते हैं जेई में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह लें और हिम्मत ना हारें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।